हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। अब कल हम लोगों ने ये पार्ट को कवर कर लिया था, इसको भी कवर कर लिया था, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर जो होता है वो प्रश्न में ही रहता है छुपा हुआ, समझ रहे हैं। बस गौर करने की ज़रूरत होती है। आज हम लोगों को देखना है सुलेमान और गिरधर पहाड़ी के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने कल भी देखा था, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा भारत हो गया। हम बात कर रहे हैं आज की पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो आज की पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में एक गिरधर की पहाड़ी है और सुलेमान की पहाड़ी जस्ट इससे ऊपर है। वो आपको मैंने कल बताया था कि ईरान से लेकर के ईरान का जो पूर्वी ईरान है और पश्चिमी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। यहाँ से अगर इधर बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा। तो बात करें तो हम पश्चिमी पाकिस्तान जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तो पश्चिमी पाकिस्तान में आ जाता है ये हमारा सुलेमान की पहाड़ी और ये पूर्वी ईरान तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर बात करें तो ये आपको इधर ईरान हो जाएगा, इधर अफ़गानिस्तान हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये पूर्वी ईरान हो जाएगा। तो पूर्वी ईरान से लेकर के और पश्चिमी पाकिस्तान तक सुलेमान की पहाड़ी फैला हुआ है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में आज से 8000 साल पहले, यानी कि बात करें तो नवपाषाण काल में, उस समय खेती प्रारंभ हो चुका था और इन्हीं जगहों पे गेहूं, चावल, जौ, इन सभी मतलब अनाज का जो है साक्ष्य मिला है, समझ रहे हैं। तो यहाँ की जो पुरुष और महिलाएं थी उन लोगों ने यहाँ खेती प्रारंभ किया था। तो यहाँ साक्ष्य के तौर पे क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल। अच्छा, बात करें, मैंने इससे पहले कि एक क्लास हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि गेहूं का और जौ का कई किस्म भी प्राप्त किया गया था, है कि नहीं। इसके अलावा यदि बात करें, हम सिर्फ इसी की बात नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत में मैंने कल बताया था कि एमपी में, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है, इन विंध्याचल पर्वत का जो उत्तरी हिस्सा है, इन हिस्सों में भी क्या हुआ है कि कृषि का साक्ष्य मिला है, समझ रहे हैं ना। तो बात कर रहे हैं हम ये विंध्याचल पर्वत, ये मध्य भारत में जो है विंध्याचल पर्वत, जिसको विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और एक हमारा श्रृंखला है जो कि यहाँ है, समझ रहे हैं ना। तो एक भारनेर की पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। दूसरा हमारा हिस्सा है कैमूर की पहाड़ी है और तीसरा हिस्सा है पारसनाथ की पहाड़ी है, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो बात कर रहे हैं कि इसके उत्तरी हिस्से की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उत्तरी हिस्से में ही क्या हुआ है कि साक्ष्य मिला है। वजह ये है कि इसके अगर उत्तर में जाइएगा तो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र आ जाता है, समझ रहे हैं ना, जो कि कृषि करने के लिए थोड़ा सा सहायता प्रदान करता है। तो इसके उत्तर में क्या हुआ है कि यहाँ भी कृषि का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यदि बात करें मेघालय की, तो मेघालय जो यहाँ आ जाएगा, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, यहाँ मणिपुर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इधर त्रिपुरा आ जाएगा और यहाँ पे ये हमारा मेघालय आ जाएगा, छोटा सा पार्ट में मेघालय आ जाएगा, बाकी इधर असम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस मेघालय में जो 3 पर्वतें हैं, गारो, खासो और जयंतिया, इन 3 पर्वतों के आसपास में भी क्या हुआ है कि कृषि का साक्ष्य मिला है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात आप बता सकते हैं, एक बात गौर कीजिए। बात करें हम सुलेमान की, पाकिस्तान की बात करें या भारत की बात करें, जहाँ भी साक्ष्य मिला है, देखिए हर जगह पर्वत के पास में ही साक्ष्य मिला है। ये कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं। हाँ बताइए। वहाँ पर इसलिए मिला है, मतलब लोग वहाँ रहते थे, पहाड़ के मतलब निकट, इसलिए जो वहाँ पानी बाहर का सुविधा होता था, वहाँ पे पानी का भी मतलब सुविधा होता था और जंगल कम होता था, मतलब वहाँ पे आसानी होता था। जैसे लोग रहने, बहुत जंगल में लोग नहीं रह सकते हैं, या ज़्यादा पानी जो रहा है जैसे उधर मेघालय में, जैसे वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो जहाँ मतलब पहाड़ है तो वहाँ पे उसको आसानी सुविधा होता था, ढलान क्षेत्र था ना, इसलिए वहाँ पे देखिए, एक तो ढलान क्षेत्र है और दूसरी बात जो है, पर्वतें जो होती हैं ना, पर्वतें बारिश का एक कारण होता है।
वर्षा होना का एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है वो पर्वत होता है। पर्वत के वजह से ही वर्षा होता है, समझ रहे हैं ना। अब कैसे होता है, मैंने इससे पहले अरब सागर से जो जलवायु उठती है और बंगाल की खाड़ी से जो जलवायु उठती है, इसके बारे में मैंने बताया था कभी, मैंने बताया था शायद, मैंने बताया था कि यहाँ के जो मानसून है ना, अरब सागर से जो पश्चिमी मानसून है, जिसको हम लोग पछिया हवा कहते हैं, मालूम है वो कहाँ से उठता है? ये पछिया हवा हमारा अरब सागर से उठता है। और जो हम लोग जिसको हम लोग पूर्वी हवा के नाम से जानते हैं, ये हमारा बंगाल की खाड़ी से उठता है। आप लोग गौर किए पछिया हवा जो बहता है वो गर्म क्यों होता है? गौर किए कभी? जबकि पूर्वा हवा ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? हवा तो हवा है। कभी गौर किए सर? लेकिन गौर किए क्यों होता है ऐसा? पछिया हवा क्या वो भगवान ने भेजा है उसको कि तू गर्म ही रहे, और इसको किसने भेजा है कि तू ठंडा ही बहेगा? इसका वजह है, देखिए वो बात, ये इसका एक ही कारण है, पछिया हवा भी ठंडा हो सकता है पूर्वा हवा की तरह, समझ रहे हैं। गर्म होने का वजह ये है कि पछिया हवा जो है ना, यहाँ से जो मानसून लहरें उठती है, तो ये हमारे बिहार तक पहुँचते पहुँचते इसको इतना दूरी तय करना पड़ता है कि बीच में धूप होने के कारण ये जो है वो हवा गर्म हो जाता है, समझ रहे हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी बिहार को नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ से जो हवा उठता है ना, तो इसमें पानी की बूंदें ज़्यादा होती है, इसलिए ये हवा हमें ठंडक महसूस होती है, समझ रहे हैं ना। जबकि ये हवा जो होता है पछिया हवा, ये अरब सागर से उठता है। इसको दूरी तय करने में तब तक क्या होता है, धूप की वजह से जो इसमें जो जलवाष्प के कण होते हैं, जो पानी की बूंदें होती है, वो बिल्कुल वेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और धीरे धीरे ये गर्म हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब बिहार नजदीक पड़ रहा है तो वहाँ ठंडा, मतलब पूर्वा हवा ठंडा रहेगा, ठीक। अगर वही हवा पूर्वा जो है जैसे गुजरात राजस्थान तक पहुँचे तो वो तो गर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। उसके लिए ठंडा कौन होगा? उसके लिए ये ठंडा होगा। आप कभी भी जाइए, आप यहाँ चले जाइए और समुद्र के किनारे चले जाइए, आप पछिया हो या पूर्वा हो, वो इतना ठंडा देगा आपको कि ठंडा लगा देगा, समझ रहे हैं ना। वो तो हम तो घूम ही क्या आए हैं, हम तो महाराष्ट्र में भी जो जुहू चौपाटी है, अक्सा बीच है, पूरा समुद्र घूमे। कोलकाता की बात करो, दीघा समुद्र पूरा घूमे, समझ रहे। तो समुद्र के किनारे जाइएगा ना, तो कोई भी हवा हो काफ़ी ठंड महसूस होगा। ठंड महसूस क्यों होता है? क्योंकि वो जस्ट समुद्र के किनारे से लहर बन के उठता है और उस समय जो हवा होते हैं उसमें जलवाष्प कण काफ़ी अधिक होते हैं, पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, समझ रहे। यही वजह होता है कि उस समय वो ठंडा होता है। मैंने एक बात और मैंने बताया था कि राजस्थान में मरुस्थल क्यों होता है। राजस्थान में ही मरुस्थल क्यों है? पूरे भारत में और भी जगह तो हो सकता था मरुस्थल। क्या भगवान ने भेजा है कि चलो राजस्थान वाला क्यों मरुस्थल दे देते हैं? ऐसा है क्या? क्या वजह हो सकता है? इसका वजह है भौगोलिक संरचना, समझ रहे हैं ना। वजह ये है कि मैंने भी बताया कि जो पर्वतें होती है वो बारिश का एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है, समझ रहे हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है। वजह ये है कि जो वहाँ 3 पर्वतें हैं एक दूसरे के सम्मुख पे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो पर्वतें हैं, तो यहाँ से जो लहरें उठती है, पानी लेकर के जो लहरें उठती है, तो ये जो लहर होता है ये यहाँ टकराता है। कुछ लहर इधर अगर घूमता है तो यहाँ टकराता है, कुछ लहर, अच्छा ये एक इधर है तो ये इधर टकराता है। तो जो इसमें गैस होते हैं ना, ऑक्सीजन के कण, जो ऑक्सीजन होते हैं या फिर जो भी गैस वगैरह होता है, वो तो निकल जाता है, लेकिन वो जो पानी लेके जो उठता है वो टकराने के बाद गिर जाता है, और वही हमारा बारिश का कारण होता है, समझ रहे हैं। बात करें यदि हम राजस्थान की, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत का जो संरचना है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, समझ रहे हैं। अगर यही अरावली की संरचना अगर ये पूर्व पश्चिम होता तो राजस्थान में आज मरुस्थल नहीं होता, समझ रहे हैं। मरुस्थल होने का एक ही वजह है कि अरावली जो है ना, ये इसका उत्तर दक्षिण की तरफ है, और यहाँ से जो लहरें उठता है, समझ रहे हैं ना, तो ये पानी लेके उठता है। और ये बारिश कब होता है? जब इससे टकराता, लेकिन उठने के बाद इसके समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, टकराने के बजाय ऊपर से निकल जाता है। और एक तो बारिश होना चाहिए, तो बारिश भी नहीं हो पाता है, और दूसरी बात जो लहरें होती है गुजरात को क्रॉस करते करते वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत नमी होता है वो लहर क्या करता है, जो तूफान होता है उस नमी को भी सोख के चला जाता है, समझ रहे हैं। यही वजह होता है कि इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, और जो वहाँ के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मेन वर्ड, अच्छा आपसे अगर कोई पूछे कि राजस्थान में मरुस्थल है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, पूर्वी भाग में मरुस्थल नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इस भाग में अरावली के पूर्वी हिस्सा में जो पूर्वी लहरें उठती है ये जाकर के टकराता है और इसके पूर्वी भाग में वर्षा करती है, पश्चिमी हिस्सा में वर्षा नहीं होती है।
समझ रहे हैं? कुछ ज़्यादा आगे में नहीं भागे हम डिटेल में। खैर छोड़िए उसको। अरे यार ये कहाँ है? तो ये मैंने ये पूछा था कि आखिर ये जो कॉमन चीज़ है कि जो उस समय में पर्वतों के पास में ही कृषि का साक्ष्य मिला, इसका मतलब है कि लोग पर्वत के पास में ही रहते थे, वहीं खेती करते थे। तो मेन यही वजह है कि पर्वतों की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं ना? यही वजह है। और पहले नलकूप वगैरह था नहीं, तो पहले की जो कृषि होती थी तो वो तो वर्षा पे ही आश्रित होता था। तो जहाँ बारिश होगा खेती तो वहीं होगी। हाँ, इसमें भी देखा गया है, जैसे जहाँ जहाँ पहाड़ है, शुरुआती आदि लोग जो थे तो पहाड़ के ही मतलब जैसे गुफा हो गया, उसी के नज़दीक आस पड़ोस में मतलब इसके कई वजह होते हैं। देखिए वहाँ पे एक तो पानी की सुविधा हो जाती है उन लोगों को, दूसरी बात जंगल थी तो उस समय कृषि भी था, कृषि तो था नहीं। पहले जो रहते थे, मैं नवपाषाण की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद तो कृषि भी हो गई थी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो जंगल वगैरह का सुविधा मिल जाता था, तो लोगों को कंद फल फूल खाने को मिल जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं उससे बचने के लिए उन लोगों को वहाँ आवास भी मिल जाता था। जो गुफाएं वगैरह होता था तो लोग उसी गुफा में रहते थे, तो उसको जंगली जानवर से बचने के लिए भी वो आवास मिल जाता था। सबसे मेन फैक्टर अगर बात करें तो वर्षा का ही फैक्टर है। समझ रहे हैं? कृषि करना आसान हो गया था। तो ये बात समझ में आ गया सुलेमान और गिरथर। इसके साथ साथ बात करें अगर इसके बिंदु जहाँ जहाँ साक्ष्य मिला है कृषि का, वो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सिर्फ आप गौर करेंगे ना तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब सिंधु की बात कर लेते हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसकी सहायक नदी के बारे में जानना है। और चूंकि इन्हीं सहायक नदियों के आसपास जो सिंधु का तंत्र, नदी तंत्र है, इन्हीं के आसपास में हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ है। समझ रहे हैं? तो इसके ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, तो फिर भी हम बता देते। कल मैं तो बताया था, एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। यार वो मिटाने वाला कहाँ चला गया? रुकिए हम लेके आते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पे चल देते हैं, ठीक है? मिटा दे इसको। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे रीज़न नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर ज़िंदगी में यदि कुछ करना है ना, क्यों और कैसे को अपनी ज़िंदगी से लगा लीजिए। समझ रहे? अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो जो क्यों और कैसे को अगर दोस्ती की, उससे अगर दोस्ती कर लिया है तो वो हमेशा ज्ञान प्राप्त करते ही रहता है। और अच्छे अच्छे टीचर उन्हीं बच्चों से डरते हैं जिसका दोस्ती क्यों और कैसे से होता है। समझ रहे ना? हर बात पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब टीचर ही पगला जाता है, भाई किससे पाला पड़ गया है मेरा। सब कुछ का रीज़न जानते रहता है। अच्छा ये हुआ था, क्यों हुआ, ये हुआ था, कैसे हुआ। मतलब है कि उन बच्चों को जानने की चाहत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं ना? वो अपने अंदर डाउट नहीं क्लियर मतलब रखना चाहते हैं। कहीं भी डाउट हुआ, सर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और यही चीज़, यही जिज्ञासा उसको काफ़ी दूर तक लेके चला जाता है और बच्चों से अलग कर देता है। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग चले थे इस पे। इसके बारे में ज़्यादा है नहीं, यहाँ थोड़ा सा देखने की चीज़ है, फिर भी हम इसको देख लेते, छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ थोड़ा फास्ट में ही देते हैं, क्योंकि वो तो एक हम एडिटर साहब का कमाल है। जहाँ पे गैपिंग है वो काटिए के हटा देता है। समझ रहे हैं ना? कैसा लगा मेरा मजाक? वो काटिए के हटा देता है, तो मेरा स्लो और फास्ट कोई काम कर नहीं है। समझे? हाँ तो ये भी ज़रूरी है थोड़ा सा। अगर हम स्लो हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को समझने का एक वक्त मिल जाता है। जितना बात मैंने बताया है इतना देर में अगर मैं लेट कर रहा हूँ तो जो मैंने पीछे बताया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उतना देर में वो पीछे वाला बात को रिकॉल कर लेता है। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है, वक्त मिल जाता है। और नहीं तो एक बताया, दूसरा पे फिर गया, दूसरा बताया, तीसरा पे फिर गया, वो इधर वाला को रिकॉल करने का मौका ही नहीं देते। इसी में क्या होता है कि माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये वाला तो याद रह गया, पीछे क्या बताए थे वो भूल गए। तो हम लोग का पढ़ने का तरीका यही था कि अगर टीचर अगर धोखा से भी अगर पानी पीने लगते थे ना तो उतना ही बीच में हम पीछे वाला बात है वो रिकॉल कर लेते थे। समझ रहे? तो टीचर को पानी पीने का भी हम लोग फ़ायदा उठा लेते थे। ये वाला पूर्वी हिंसा तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी बना दिए हैं चूँकि भारत का मुकम्मल नक्शा हो गया है। चलिए आप लोग को मालूम है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है, तिब्बत के पठार से।
तो ये निकला इधर से और जम्मू कश्मीर होते हुए ये ऊपर चला गया। अच्छा ये मार्केट चेंज कर दे क्या, हम जो बोल बोल में भूल जाते हैं ना, यही वजह का कारण। तो ये निकला सिंधु नदी और ये ऊपर होते हुए गिलगिस्तान से फिर से ये नीचे चला आता है और ये अरब सागर में गिर जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलता है जिसका नाम है झेलम नदी, और ये झेलम नदी कहाँ से निकलता है, बेड़ी नाग से निकलता है, ठीक है ना। ये जम्मू हो गया और ये बेड़ी नाग, तो ये बेड़ी नाग के दर्रा से ये निकल के ये आ जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा ये अरुणाचल प्रदेश में बारलाचा दर्रा से निकलता है, ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया और ये हो गया हमारा बारलाचा दर्रा। तो यहाँ से दो नदी निकलता है, एक चंद्र नदी जो कि दक्षिण की तरफ बहता है और एक नदी निकलता है भागा नदी जो कि उत्तर की तरफ जाता है। और ये आगे जाने के बाद ये दोनों नदी मिल जाता है और मिलने के बाद फिर ये आगे बहने लगता है, जिसको चेनाब के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं। ये चंद्रा है, ये भागा है, चंद्रभागा नदी मिल करके चेनाब का निर्माण करता है और ये आगे बहता हुआ आता है और इस नदी में ये पाकिस्तान में जा करके जो झेलम नदी है ये चेनाब से मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो चेनाब की सहायक नदी झेलम हो सकता है, समझ रहे हैं ना। हमेशा सहायक नदी जो होता है वो छोटी नदी, बड़े नदी का जो होता है छोटी नदी सहायक नदी कहलाता है। तो चेनाब बड़ा है तो झेलम इसकी सहायक नदी कहलाएगा। इसके बाद हम बात करें रावी की, तो रावी भी क्या है कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है और रावी रोहतांग दर्रा से निकलता है। ये कौन सा दर्रा था, बारलाचा दर्रा। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रा, यहाँ से हमारा रावी नदी निकलता है। उसके बाद करें ब्यास नदी की, तो कुल्लू ब्यास जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल जाता है ब्यास नदी, समझ रहे हैं। और ये पंजाब के क्षेत्र में ही जाने के बाद ये क्या होता है कि रावी और ब्यास दोनों आपस में मिल जाता है और फिर मानसरोवर से निकलता है सतलज नदी। और फिर से देखिए जो मेरा इंडिया का मैप है और जो नदी है वो थोड़ा सा खसक रहा है, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, हम सिर्फ बोल रहे हैं। एक वो जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट मैप में नहीं जा रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं वो पंजाब के हड़ीके के क्षेत्र में मिलता है और मैप में ये राजस्थान में भाग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वो थोड़ा सा इसको मिसप्रिंट है ये। तो ये जो है सतलज जो है ना, ये सतलज आगे बहता है और ये जो इधर से रावी और ब्यास नदी निकला है, ये रावी और ब्यास नदी पंजाब का हरीखे का क्षेत्र है, वहीं से एक नहर निकलता है, वहीं पे जाके इसके मिल जाता है। और यही नदी आगे बहते हुए ये चेनाब को मिला लेता है अपने में, और जब आगे बहता है तो ये बहावलपुर में जाकर, पाकिस्तान में बहावलपुर में जाने के बाद सिंधु से मिल जाता है, जहाँ इस नदी का नाम पंचनद कहलाता है। ये पंचनद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 नदियों का संगम हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, ये पंचनद हो जाता है। और ये आगे जाने के बाद ये अरब सागर में गिर जाता है। ये हो गया सिंधु और इसकी सहायक नदी हो गया, ठीक है ना। तो इन्हीं नदियों के आसपास में क्या हुआ है कि एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, समझ रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया ख़त्म। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। गंगा और इसकी सहायक नदी, ये वाला मिटा दें, ओके। चलिए ठीक है। मैंने बताया था कि उत्तराखंड से क्या है कि उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी निकलता है। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करें तो उत्तराखंड के जस्ट 150 किलोमीटर दूर यमुनोत्री है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे गंगोत्री। गंगोत्री क्या है, वो है ग्लेशियर है, ये पर्वत वगैरह नहीं है, समझ रहे हैं ना। गंगोत्री ग्लेशियर है, बर्फ़ का जो बड़ा बड़ा जमाव होता है उसको ग्लेशियर कहा जाता है। और एक यमुनोत्री है, सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ का जो तापमान है वो -42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि 0 डिग्री पानी बर्फ़ हो जाता है। इतना माइनस तापमान रहेगा तो इंसान सही नहीं पाएगा। तो आर्मी को रहने के लिए वो यहाँ का तापमान मालूम है सबको कि ये इंसान नहीं सह पाएगा, इसलिए उस आर्मी को वहाँ तैनात करने से पहले अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना, वहाँ उसको पहले दुनिया का सबसे अधिक ठंड अंटार्कटिका में है।
तो पहले आर्मी को अंटार्कटिका का ठंड को सहने के लिए वहाँ तैनात किया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, और जो आर्मी वहाँ का ठंड सह लेता है उसी को यहाँ तैनात किया जाता है। समझ रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ आर्मी रहता है, आम जनता सियाचिन में नहीं रहता है। समझ रहे हैं। और सियाचिन में ही तो है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलिए, अभी मैंने बताया अभी कि अभी अंटार्कटिका का जो तापमान है वो 1 डिग्री तापमान बढ़ गया है, 1 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं ना। तो इंसान तो कभी ना कभी धरती को ले डूबेगा अपने सुख सुविधा के चक्कर में। ये आज नहीं तो कल ही धरती ख़त्म। चलिए, यमुना से निकलता, ये यमुनोत्री से निकलता है यमुना नदी, ये थोड़ा सा ये पश्चिम की तरफ बहने लगता है, और ये हरियाणा वगैरह में दिल्ली में चला जाता है, और फिर ये दिल्ली से फिर ये मुड़ता है और प्रयागराज में जब आता है यूपी में, तो प्रयागराज में आने के बाद ये क्या है, गंगा से मिलता है। प्रयागराज, ये अरे यार, चूँकि इधर हमको और सहायक नदी लिखना है तो हम यहाँ पे प्रयागराज कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग ये इसकी सहायक नदी हो गया, ये हो गया यमुना नदी। अगर आपसे पूछे कि यमुना का सहायक नदी कौन कौन होगा, तो यमुना का सहायक नदी 2 नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलता है। एक नदी जिसका नाम है चंबल नदी, ये इंदौर से निकलता है, जो आगे चलने के बाद क्या है कि ये यमुना में मिल जाता है। और एक नदी है जो कि भोपाल से निकलता है, बेतवा नदी, और मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध का जो सांची स्तूप है वो इसी बेतवा नदी के किनारे पे है, ये बेतवा नदी। ये अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से यमुना का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो चंबल हो सकता है, बेतवा हो सकता है। समझे। उसके बाद यदि हम बात करें इधर से, तो मैंने बताया था कि उत्तर से जो आने वाली नदियाँ हैं वो गंगा की कौन कौन सी नदी जो इसकी सहायक नदी है, तो मैंने बताया था ग और क। ग से बात करें तो गोमती नदी, घ से घग्गर नदी, फिर ग से गंडक नदी, और ये बिहार में आने के बाद ये कोसी नदी। समझ रहे हैं। ये नदियाँ जो है, ये कोसी नदी जो है कटिहार में जा करके, कटिहार वो बिहार का लास्ट छोर पड़ता है, वहाँ से बंगाल शुरू हो जाता है। कटिहार में जाने के बाद कोसी नदी क्या है, गंगा में मिल जाता है। समझ रहे हैं। तो ये जो है नाम तो याद ही होगा आप लोग को, ग से गोमती है, घ से घग्गर हो गया, फिर ये ग से गंडक, और क से कोसी नदी। ये सभी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं जो उत्तर से बहती है। अच्छा, एक और नदी है, हम बात कर रहे हैं बिहार का, ये इसको मिटा दे क्या, इसको प्रयागराज को, क्योंकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, जो कि आगे जो बताने वो ज़रूरी है। मैंने बताया था कि एमपी में अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहता है, और एक निकलता है सोन नदी। ये सोन नदी आगे बढ़ता हुआ उत्तर की तरफ बहता हुआ, और ये पटना में जाने के बाद क्या होता है, सोन नदी गंगा से मिल जाता है। और इसी गंगा नदी और सोन नदी के किनारे इसी जगह पे बसा हुआ है हमारा पटना और पाटलिपुत्र, जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था, जिसका नाम था मगध। क्या नाम था, मगध। अब अगर हम बात करें तो इसके समय में ये जो महाजनपद था, इसके समय में कई जनपद और महाजनपद थे, लेकिन उस समय मगध ही इतना पावरफुल क्यों हो पाया था। मगध उस समय सर्वशक्तिमान था, बहुत पावरफुल था। ये सिर्फ बिहार में अपना डंका नहीं बजाया था, ये अगर बात करें तो इधर काबुल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इधर तक अपना ये डंका बजा चुका था। समझ रहे हैं ना। इतना पावरफुल बिहार, आज बिहार को इतना गरीब राज्य के नाम से जाना जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसका ये इतिहास जो कि पूरा भारत में विदेश तक अपना डंका बजाया हुआ था, इतना शक्तिशाली था, ये इतना कमज़ोर कैसे हो गया बिहार। मतलब गरीबी के नाम से जाना जाता है, पावरफुल तो अभी भी है, बिहारी का डंका तो अभी भी बजता है कि नहीं। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये इतना कमज़ोर कैसे हो गया। दुनिया का शिक्षा देने वाला जो संस्था था वो बिहार में था, और फिर भी आज बिहार को शिक्षा की दृष्टि से फिर भी नीचे देखा जाता है। शिक्षा का जो स्तर है बिहार का नीचे है, ही है ना। अभी तो केरला का सबसे ऊपर है। चलिए हम बात करते हैं मगध की। तो मगध आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया। वजह ये था इसका यहाँ का भौगोलिक संरचना। समझ रहे हैं। बात करें इस मगध के बारे में, बात करिए जो बिहार है हमारा, तो बिहार में ये हमारा जो है, ये हमारा ऊपर जाइएगा तो ये समस्तीपुर के ये गंगा नदी के उत्तर में समस्तीपुर आ जाएगा। ये यहाँ पे गंगा नदी के उत्तर में ये समस्तीपुर हो जाएगा, ये हमारा हाजीपुर हो जाएगा, ये इधर कोना में जाइएगा तो ये हमारा मुजफ्फरपुर चला जाएगा, और ये है हमारा गंगा नदी। समझ रहे हैं ना।
ये पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्रा। तो वजह ये है कि यहाँ का जो भौगोलिक संरचना है ना, ये ऐसा है कि जिसकी वजह से जो इसका दुश्मन जो था, या जो विरोधी राज्य था, इस पे आक्रमण करने के लिए वो 100 बार सोचता था। समझ रहे हैं? क्योंकि इसको यहाँ आक्रमण करने के लिए सेना को लाना पड़ेगा, और इधर देखिए सोन नदी है, इतना आसान नहीं था उसको सेना को पार करवाना। इधर से अगर कोई इसका दुश्मन अगर आ रहा है तो इधर से ये पार करने के लिए इसको गंगा को पार करना पड़ेगा। अगर इधर से अगर जा रहा है तो इधर राजमहल की पहाड़ी है इधर। अगर बात करें पटना की अगर दक्षिण में, तो पटना के दक्षिण में राजमहल की पहाड़ी है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसका जो भौगोलिक संरचना है ना, पटना को सुरक्षित करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। समझ रहे हैं? यही वजह है कि जब सिकंदर आया था तो सिकंदर भी इसी नदी के वजह से वो अपने पूरा सेना को पार नहीं करवा पाया था। एक तो ये कमी था, और दूसरी बात उस समय घनानंद था, मगध का राजा थे उस समय, और मगध का डंका बजता था पहले पूरे लगभग पूरे एरिया भर में। तो जब ये यहाँ था तो उसको सिकंदर को पहले मालूम हो गया था कि मगध का राजा बहुत पावरफुल है। और उस समय जब वो आया था तो एक तो बारिश भी हो गई थी, और दूसरी बात कि नदी था तो उस समय वो अपने पूरे सेना को पार नहीं करा पाए थे। समझ रहे हैं? और इन्हीं कारणों से सिकंदर को लगा कि अभी मुझे मगध पे आक्रमण करना उचित नहीं है, और चूंकि घनानंद के बारे में कुछ ज़्यादा सुन लिया था तो उसको डर हो गया था, इसलिए वो घूम गया था वहीं पर से। समझ रहे हैं? तो अच्छा बड़ा से बड़ा दुश्मन जो है ना, इसकी भौगोलिक संरचना की वजह से इस पर आक्रमण ही नहीं कर पाता था। समझ रहे हैं? तो ये वजह है। अच्छा, अब बात करें मगध में, तो उस समय लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। क्या वजह हो सकता है जाने का? आप अभी की जो ज़िंदगी है इंसान की, उससे आप सोच सकते हैं क्या फ़र्क है पहले और अभी में। बात करें तो पहले राजा हुआ करते थे, अभी नेता होते हैं। मज़दूर पहले भी रहते होंगे, मज़दूर अभी भी है। व्यापारी पहले भी थे, व्यापारी अभी भी है। समझ रहे हैं ना? जो गुरु होते थे वो भी पहले रहते थे, गुरु अभी भी है। तो पहले के जो लोग थे ना, वो यात्राएं करते थे, कठिनाइयाँ कितना भी हो, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और ये क्या है कि लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे को जानने में सहायता प्रदान करता था। बात करें हम, भले वो हिमालय की पर्वत हो, भले रेगिस्तान हो, भले कि समुद्र हो या नदियाँ हो, व्यापारी अपने व्यापार के लिए यात्रा करते थे। सेना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चढ़ाई करने के लिए क्या करते थे? यात्रा करते थे। समझ रहे ना? जो गुरु होते थे अपने शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा करते थे। समझ रहे? तो ये कारण है, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से उस समय के भी लोग क्या थे? यात्राएं करते थे। समझ रहे? तो बात करें गंगा और इसकी सहायक नदी के बारे में, तो इतनी सारी बात जाना आप लोगों ने समझ में आ गया। मगध के बारे में समझ में आ गया, ये इतना शक्तिशाली क्यों हुआ। समझ रहे ना? यात्रा क्यों करते थे? क्योंकि ज़रूरत इंसान को यात्रा करवाता है कि नहीं? चाहे ज़रूरत वो कुछ भी हो। आप अगर यहाँ आते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, है कि नहीं? कोई अगर यहाँ छोड़ के अगर दूसरे जगह जाता है तो अपने जीवन यापन के लिए जाता होगा। व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता है। जिसका जो काम है वो अपनी कर्तव्य को करने के लिए यात्रा करते हैं। सैनिक का कर्तव्य है कि राजा का बात मानेगा, राजा का ये काम है कि एक दूसरे क्षेत्र में हमें चढ़ाई करना है कि नहीं? जनता को सुरक्षा प्रदान करना है, इसके लिए सेना को भेजते थे। तो कठिनाइयाँ कुछ भी हो, लेकिन यात्रा पहले के लोग भी करते थे और आज भी करते हैं, है कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? चलिए देश का नाम देख लेते हैं। ये हमने कल भी देखा था और आज भी देख लेते हैं। अच्छा, हमने देखा था सिंधु को मिटा दिए बेकार। चलिए ये सिंधु ये वर्ड फिर से बना देते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग देश का नाम। हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। आखिर इतने सारे नाम कैसे पड़ गया? जबकि और भी अन्य भी तो देश है कि नहीं? बहुत सारे देश है दुनिया में, लेकिन हमारे देश का नाम इतना नाम कैसे पड़ गया? तो आप लोग को मालूम ही है कि जो सिंधु नदी है, इसका संस्कृत में इसका ये कौन सा नाम है? ये संस्कृत नाम है। समझ रहे ना? और जिस समय यहाँ यूनानी और ईरानी लोग और यूनानी, ये लोग जब आए थे, ये विदेशी लोग जब यहाँ आए थे, तो इन लोगों को सिंधु बोलने आता नहीं था। समझ रहे ना? इसलिए कुछ लोगों ने इसको
हिंदोस कहा, सिंधु की जगह पे इन लोगों ने इसका नाम हिंदोस कहा और कुछ लोगों ने इसे इंदोस कहा। समझ रहे हैं? जिन लोगों ने इसको इंदोस कहा तो ये नदी का नाम पड़ गया इंदोस, और इस नदी के पूर्व का जो भी क्षेत्र था इस क्षेत्रों को उन लोगों ने इंडिया कहा था। समझ रहे हैं? और इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग थे, जो समुदाय था, उसको उन लोगों ने भारत कहा था। और ये जो लोगों का जो समुदाय है, जो सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, इन लोगों को उन लोगों ने क्या कहा था? भारत। समझ रहे हैं? और इसी भारत से इसका नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और इंडिया तो इस क्षेत्र का उन लोगों ने ही कह के किया है इंडिया। समझ रहे हैं? और हिंदोस से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और कुछ एक और नाम है इसका रेवा, वो दूसरा कारण है। समझ रहे हैं? ये हो गया ख़त्म देश का नाम। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अतीत को कैसे जान सकते हैं आप लोग। जो पहले के लोग थे, जो पहले के इतिहास है, आखिर उसको आप कैसे जान सकते हैं, है कि नहीं? कैसे जान सकते हैं? जैसे कि आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले की कहानी को आप लोग कैसे जानते हैं? कि जो हमारे दादा होते हैं, दादी होते हैं, या फिर जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो लोग हमको सुनाते हैं कि बेटा पहले ये था, पहले वो था, तो हम लोग इस इतिहास को जान पाते हैं। लेकिन जो हमसे 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, या फिर 10,000 साल पहले जिस समय के लोग थे, उसे हमें अभी तक रूबरू नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वहाँ के इतिहास को जानने, मतलब वहाँ के इतिहास को हम लोग कैसे जान पाएंगे? वहाँ के साक्ष्य से पता कर सकते हैं, इतिहास से मतलब साक्ष्य। जो है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है? तो अतीत को कैसे जान सकते हैं? तो इसको जानने के लिए जो उन लोगों ने जो छोड़ के गया है, समझ रहे हैं? तो जो पुरातात्विद होते, पुरातात्विद किसको बोलते जानते हैं आप लोग? पुरातात्विद और इतिहासकार एक जासूस के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? वो क्या करते हैं, जो भी साक्ष्य मिला है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब वो मिल जाता है तो उसके ऊपर वो सर्च करते हैं। समझ रहे हैं? और उससे वो पता लगाता है कि यहाँ भी कुछ लोग रहते थे और उसका जीने का तरीका क्या था, वो लोग क्या खाते थे। समझ रहे हैं? तो जो साक्ष्य मिलता है तो उससे हम लोग जान सकते हैं। पहले नंबर, इतिहास को जानने का क्या क्या उपाय हो सकता है, या फिर क्या किसके वजह से हम जान सकते हैं? पहली बार साक्ष्य। और क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से हम इतिहास को जान सकते हैं? कोई लेख हो सकता है। तो हम बात करते हैं पांडुलिपि की। क्या है पांडुलिपि? पांडुलिपि क्या है? हस्तलिखित। ताम्रपत्र, ताड़ का पत्र होता था, और एक और होता था भुर्ज नामक एक वृक्ष होता था। वो शीशम का पेड़ देखे आप लोग, जिसको शीशो कहते हैं गांव के, उतना ही मोटा होता है। लेकिन इसका जो होता है ना, इसका जो शीशम होता है ना, वो खुरदरा होता है, लेकिन उसका एकदम सपाट होता था। तो उसका जो छाल होता था ना, उसको निकाला जाता था, वो उसका छाल एकदम पेपर के जैसा होता था, कागज़ के जैसा होता था। समझ रहे हैं? तो उन्हीं छाल का प्रयोग लेख लिखने के लिए किया जाता था। तो एक हम जान सकते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं पांडुलिपि से। समझ रहे हैं? और क्या जान सकते हैं? और क्या क्या हो सकता है जिस, और किन से? सिक्का। चलिए, अच्छा, सिक्का, हाँ सिक्का से जान सकते हैं। इस पे जो लिपि लिखा हुआ है उससे पता लगा। और क्या क्या जान सकते हैं आप लोग? लेख, अभिलेख। अभिलेख से हमें पता लग सकता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब गौर करने वाली बात यह है कि साक्ष्य तो उसने अपने जीवन यापन में क्या क्या यूज किया उसको छोड़ के चला गया, वो हमें साक्ष्य मिल गया। क्या खाया तो वो अगर छूट गया है तो उस पर तब पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने सर्च किया, पता लगाया, लिख दिया, वो हमें पढ़ लिए। ये पांडुलिपि में क्या लिखा जाता था भाई साहब? ये गौर करने वाली बात है। या फिर ये अभिलेख में क्या लिखा जाता था? तो देखिए, अभी के लोग भी पुस्तक लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। अभी के लोग भी, पहले के लोग भी पुस्तक लिखते थे। अभी जो लिखा जाता है उसको हम लोग किताब के नाम से जानते हैं, पहले जो लिखा जाता है उसको पांडुलिपि या अभिलेख के नाम से जानते थे। तो
क्या लिख सकता है वो लोग, कभी गौर किए हैं आप लोग? देखिए, जो चीज़ समय के हिसाब से जो प्रचलन में होता है ना, उसी के बारे में लिखा जाता है। समझ रहे हैं? तो आखिर आप लोग गौर कर सकते हैं कि पहले क्या क्या प्रचलन में रहा होगा। तो प्रचलन में क्या रह सकता है? राजा, एक वो प्रचलन में रहता है। दूसरी बात, अभी हर इंसान के लिए अंग्रेजी दवा है। पहले अंग्रेजी दवा नहीं होता था, पहले औषधि होता था। तो औषधि पहले प्रचलन में था, है कि नहीं? और क्या प्रचलन में हो सकता है? संगीत, नाट्य, ये प्रचलन में हो सकता है। तो इन पांडुलिपियों में राजा के बारे में, औषधियों के बारे में, नाट्य कला के बारे में, संगीत के बारे में और कुछ मंत्र वगैरह होते थे, उसके बारे में इन पांडुलिपियों में लिखा होता था। समझ रहे हैं? अभिलेख, इन अभिलेख का प्रयोग क्यों किया जाता था? अभिलेख का प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि एक ऐसा स्रोत मिले जहां लिखने के बाद उसे मिटाया ना जा सके। राजा को लगता था कि आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको ये तो पता चले कि पहले भी कोई लोग थे और पहले भी राजा था। जो राजा का जो वर्चस्व था, राजा का जो पावर है, जो शक्ति है, आने वाला लोग कैसे जानेगा कि यहाँ भी एक शक्तिशाली राजा था, है कि नहीं? तो अपनी इतिहास को आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा वो लोग स्रोत देखते थे जिसको मिटाया ना जा सके। समझ रहे हैं? और उन लोगों को मिलता था यही पत्थरों का शिला, और ताकि उसको मिटाया ना जा सके। समझ रहे हैं? एक ये वजह था उसको अभिलेख लिखने का, और दूसरी वजह ये था कि इस अभिलेखों पर कुछ राजा अपने नियम कानून लिखते थे, जिससे नियम कानून को तांबा के पत्थर पे, हाँ। और इन अभिलेखों पर वो राजा महाराजा क्या करते थे कि अपने कुछ नियम कायदे जो होते हैं राजा का, वो लिखवा देते थे, ताकि जो जनता है वो डायरेक्ट आकर के उसको पढ़ करके और उसका पालन कर सके। हर बार राजा उसको नियम कानून नहीं सिखाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि राजा का भी मान सम्मान होता है ना। राजा भी चाहता है कि भाई कोई आए और हमारा जो नियम कानून वो बन के पहले से हम वो उसका पालन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसा हो कि उसको दिख जाए कि राजा का ये नियम कानून है और उसका पालन करें आने वाले लोग। ऐसा नहीं कि नियम कानून को तोड़ करके और हमारे पास पहुंच गया, तो राजा का अपमान हो सकता है। हर इंसान का अपना क्या होता है, वो आत्मसम्मान होता है। ईगो जिसको बोल सकते हैं आप लोग, आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं। तो वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए क्या करते हैं, अभिलेख लिखवा देते थे। समझ रहे हैं? और जो आने वाला भविष्य है, अपने शक्ति को प्रसार के लिए, आने वाले पीढ़ी को जानने के लिए अभिलेख का इस्तेमाल करते थे। समझ गए आप लोग? तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। समझ गए? सर जी वीडियो कितना देर का हो रहा है? 38 मिनट का हो गया। स्टॉप कीजिए, इसको होल्ड कीजिए। देखिए, अब आप लोगों को ना जो एनसीईआरटी है उसकी पूरी बातें आप लोग के जहन में आ गया होगा। आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं ना तो याद कैसे रखते हैं आप लोग? आप लोग जो अभी का जो ज़िंदगी है उससे आप लोग तुलना करते हैं क्या? पढ़ाई करते हैं तो तुलना करते हैं गोलू? जैसे कि आपने पढ़ा होगा लेकिन वो बात आपने समझा भी होगा, लेकिन वो बात आपके दिमाग तक नहीं पहुंचा होगा अभी तक कि क्या क्या बातें हमने पढ़ा है। ऐसा होता है क्या? आपने पढ़ लिया, किताब को समझ भी लिया, लेकिन अब अगर आपको बोलने के लिए कहे तो कुछ ही शब्द है जो आपको दिमाग में आएगा, बोल नहीं पाएंगे आप लोग, है कि नहीं? अगर आपके दिमाग में बोल नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए जाए तो कैसे लिखेंगे आप लोग, है कि नहीं? उसके लिए तो हमें माइंड में आना चाहिए ना। तो वो कैसे आएगा? तो वो आएगा, आप अगर कुछ भी पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंटरलिंक कीजिए। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं तुलना कीजिए। ये सब कहाँ से मिलता है? देखिए, इंसान उस बात को बहुत आसानी से याद रख लेता है जिस चीज़ को उसने कभी एहसास किया हो, है कि नहीं? अभी का जो आपका ज़िंदगी है, आप उस चीज़ को एहसास करते हैं। तो अगर मैं आपके ज़िंदगी के बारे में अगर बातें करूं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को जी रहे हैं। उस इतिहास को याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं जिए हैं। भाई कैसा होगा इतिहास? वो भी तो समाज ही है, वो भी तो इंसानी है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो तौर तरीका हमसे मिलता होगा। तो आप लोग, यही है आप लोग में थोड़ा सा सोचने की कमी, इंटरलिंक नहीं करते हैं आप लोग। समझ रहे हैं? इंटरलिंक करे तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में आ जाएगा। वो समझ रहे हैं ना? सिर्फ गौर करने की ज़रूरत होता है, हम किसी चीज़ को कैसे याद रख पाएँ।
कभी सोचते नहीं आप लोग कि हम ये जो पढ़े हैं इसको हम कैसे याद रखें। आखिर इस चीज़ का क्या कोई संबंध हो सकता है अभी हमारे वर्तमान से? अगर वर्तमान से संबंध हो गया तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हाँ, और कुछ ही पढ़ रहे तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो जान लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मगध शक्तिशाली हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे भौगोलिक कारण था, आपने देख लिया। ये अब आपको याद रखना आसान हो गया होगा। अतीत को कैसे जान सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या क्या कारण, जैसे कि देखिए ना, ये अभिलेख लिखवाया अच्छा, हम इस चीज़ को अभी किए थे, जैसे इंटरलिंक मैंने किया कि पांडुलिपि में क्या लिखा गया होगा, अभिलेख में क्या लिखा गया होगा। तो भाई जो प्रचलन में होता है वही लिखा जाता है, समझे? तो क्या क्या प्रचलन में हो सकता है भाई? अभी अंग्रेजी दवा है, उस समय औषधि प्रचलन में था, है कि नहीं? अभी नेता होते हैं, पहले राजा हुआ करते थे तो राजा ही प्रचलन में होगा ना। पहले तो राजतंत्र था, अभी तो गणतंत्र है, तो अभी नेता होते हैं, इसके जगह पहले राजा थे। बस हम सिर्फ तुलना करते हैं, समझ रहे ना? मजदूर पहले भी था, मजदूर अभी भी है। व्यापारी पहले भी था, व्यापारी अभी भी है। शिल्पकार पहले भी था, शिल्पकार अभी भी है। संगीतकार पहले भी था, संगीतकार अभी भी है। फ़र्क इतना है कि पहले राजा था, अभी नेता है। समझ रहे? फ़र्क इतना है कि पहले औषधि था, अभी अंग्रेजी दवा है। समझ रहे? हाँ हाँ हाँ, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप ओवर कर सकते।